हाँ जी विद्यार्थियों, देखिए अपन कल सिलेबस की बात की थी और उससे आगे आज अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले बेसिक चीज थोड़ी सी हमें जानना जरूरी है। इंग्लिश का जो पैटर्न है उस पैटर्न को, सेंटेंस को अपन थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं, फिर अपन अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक पर अपन लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अपन अपनी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? लेटर्स से। लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनता है। क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड्स से मिलकर क्या बनती है? फ्रेज बनती है। और फ्रेज से मिलकर क्या बनता है? क्लोज बनता है। और क्लोज से जो अपन पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, ये इतनी जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये लेटर से प्रारंभ होकर वर्ड्स, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लोज और सेंटेंस। तो आपने पहले जैसे छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा, लेटर्स आप अच्छे से जानते हैं, वर्णमाला ABCD, उसी से मिलके वर्ड्स बनता है। जैसे वर्ड्स ये अपन ने बोल दिया मॉर्निंग, कोई भी अपन कोई भी एक वर्ड्स ले लिया, जैसे ये मॉर्निंग है या और जो भी है, उस मॉर्निंग से फ्रेज क्या होती है? इसको बोलते हैं वाक्यांश। ये वाक्य का अंश होती है। क्या होती है? वाक्यांश बोलते हैं इसको। ये वाक्य का अंश होती है फ्रेज। जैसे ये अपन कहते हैं ये फ्रेज है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये क्या है? एक फ्रेज है। एक क्या है? ये फ्रेज है। उसके बाद इससे बड़ा जो होता है वो होता है क्लोज। और क्लोज ये होता है उपवाक्य। इसको अपन क्या कह सकते हैं? उपवाक्य। इसको अपन क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, या इसको अपन खंड वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं रे भाई? खंड वाक्य इसको कहते हैं, उपवाक्य, या इसको अपन खंड वाक्य कहते हैं। ये इसका आपने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर इसको पढ़ा होगा, क्लोज को। और क्लोज से सीधा सा आप शॉर्ट में यदि मैं बात कहूं, ऐसे तो आप समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको क्लोज क्या होता है। आप तो इतना सा समझ लीजिए, जिसके अंदर वर्ब है, मेन वर्ब है, जितनी मेन वर्ब उतने क्लोज। जितनी मेन वर्ब इसके अंदर आएगी उतने क्लोज होते हैं। तो यदि किसी वाक्य में एक मेन वर्ब है तो वो पहले क्या है? क्लोज है। जितनी मेन वर्ब उतने एक वाक्य के अंदर क्लोज होते हैं। इसी क्लोज से जो बड़ा है वो होता है सेंटेंस। और सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। वाक्य का भी ये नियम है कि इसका खुद का एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और इसकी खुद की एक वर्ब होती है। वो भी, ये भी मेन वर्ब के बिना ये बनता नहीं है। ये भी, इसके लिए भी, सेंटेंस के लिए भी क्या होता है? मेन वर्ब की जरूरी होती है। तो ये एक लेटर्स मिलकर, लेटर्स जो कोई भी, ये आप लोग ABCD या जो भी अक्षर आप ज्ञान रखते हैं, ये सारा जो है इन्हीं से मिलके वर्ड्स बनता है। और वर्ड से ही फ्रेज बनती है। फ्रेज से बड़ा क्लोज होता है, क्लोज से बड़ा सेंटेंस होता है। तो ये एक क्रम है। ये एक क्रम है। इसके अंदर अपन वर्ड्स के अंदर जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, ये सारी चीजें अपन सीखते हैं। फ्रेज के अंदर वाक्यों का एक समूह होता है, इसका खुद का अपना एक अर्थ होता है। जैसे दो या ये तीन शब्द है, इन, द और मॉर्निंग, ये तीनों मिलकर एक फ्रेज बनी है। मतलब ये वाक्य का एक अंश होती है, किसी भी वाक्य का एक अंश होती है, इसको फ्रेज कहते हैं, इन द मॉर्निंग जैसे। और क्लोज, क्लोज मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अपना खुद का इसका एक सब्जेक्ट होता है, इसकी खुद की एक वर्ब होती है। वाक्य में मेन वर्ब है तो ही वो क्लोज है। जितनी मेन वर्ब होगी उस वाक्य में उतने क्लोज होंगे। बस क्लोज की ये सीधी सी पहचान है। और सेंटेंस जो कि आप अच्छे से जानते हैं, ये वाक्य होता है जिसका पूरा अर्थ होता है, लेकिन क्लोज से बड़ा ये सेंटेंस होता है। ये लगभग दिखने में दोनों सेम ही नजर आते हैं, लेकिन इसका भी
खुद का अपना एक परिवार होता है, मतलब इसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, इसकी खुद की होती है। और इसके अंदर ये एक पैटर्न है ही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका पैटर्न है। लेकिन छोटा से छोटा पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ से अपन ने अभी बेसिक चीज अपन प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ से फिर आगे देखिएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ऑफ सेंटेंस एक वाक्य होता है, उस वाक्य के कौन कौन से भाग होते हैं ये हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधा टॉपिक क्या पे आ जाऊंगा तो आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो आपको दिक्कत होगी समझने में। तो आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य होता है, अपन अपन देखो वर्ड्स, वर्ड से आपको मैंने बताया फ्रेज, फ्रेज से क्लोज, और क्लोज से मैंने आपको सेंटेंस बताया, और सेंटेंस अपनी परीक्षा में आएगा, इसलिए मैं आपको वहां से सीधा सेंटेंस पे ले जा रहा हूं। और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों के भाग, वाक्य के कौन कौन से भाग होता है, एक वाक्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ये हमें अति आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। और आपने अभी पढ़ा नहीं है, वाक्य के भागों के अंदर अपन शॉर्ट के अंदर कह सकते हैं इसपो का, इन 5 चीजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इसको का अपन इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, इन 5 चीजों से ये एक वाक्य बनता है। कैसे, सबसे पहले कोई भी एक वाक्य होता है वो किससे प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। कोई भी एक वाक्य है वो किससे प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट, मतलब ये वाक्य के भाग है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये बेसिक जानकारी है। एक वाक्य में क्या चीज है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, इसके भाग देखते हैं अपन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर जिसको आपके लिए ये थोड़ा मतलब नया वर्ड है, तो इसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूं वर्ब, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, वर्ब। प्रेडिकेटर जिसको क्या बोलते हैं, वर्ब। ओ, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट। और सी का अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट, ये भी तुम्हारे लिए नया वर्ड है, सी मींस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और ए का मतलब होता है एडजंक्ट, कह सकते हैं एडजंक्ट कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं एडवर्ब, एडवर्ब अपन इसको कह सकते हैं, एडजंक्ट, या अपन इसको कह सकते हैं एडवर्ब। एडवर्ब कह सकते हैं जिसको अपन कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो कोई भी वाक्य, इन 5 भाग, ये 5 भाग हैं एक वाक्य के, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर कह सकते हैं स्पो का, क्या कहते हैं इसको, स्पो का। आप जैसे ही बड़े कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसके अंदर आपको एक वाक्य दिया हुआ होगा और परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे देखिएगा, ये जैसे आप जैसे थोड़ा थोड़ा और जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लिखा कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको मैंने कहा कि ये जो वाक्य है वो कैसा पैटर्न है, एस वी है, या एस वी सी है, या एस वी ओ सी है, या एस वी ओ ए है, मतलब ये इस प्रकार के आप, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि ये वाक्य जो है, ये वाक्य कैसा पैटर्न का है, ये कैसा पैटर्न है, ये चीज अपन को जानकारी में होनी चाहिए कि ये राम क्या है, ये इज क्या है, ये प्लेइंग क्या है, और ये क्रिकेट क्या है, और ये इन क्या है, ये द क्या है, और ये ग्राउंड क्या है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, तभी अंग्रेजी पढ़ने का आनंद आएगा। और अंग्रेजी में नियम है, जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आपको कंटिन्यू क्लास में बैठना है,
एक दिन मिस मतलब आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। होता तो किसी में भी है, लेकिन फिर दूसरे को तो हम क्या है कि उसको पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, घर बैठ के भी मतलब कम से कम सीख सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं, संभव नहीं है ना। तो आप मिस नहीं हो, पढ़ना है आपको तो रेगुलर आना पड़ेगा क्लास में। तो ये पैटर्न आपको पूछा कि बताओ ये कैसा पैटर्न है, तो देखो अपने आप का मूल्यांकन कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है बोलो? ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है सब्जेक्ट है। चलो ये क्या है? वर्ब है। अभी आपको नहीं बताएं ये वर्ब है। चलो ये क्या है? हाँ हाँ, ये मेन वर्ब है, मतलब वर्ब के अंदर ये आ गई हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। चलो ये हो गई। अब ये बताओ ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है? इन द, ये क्या? ग्राउंड। ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये क्या है बोलो? कैसा है? अब देखो यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट, मतलब ये पैटर्न है नहीं, ये भी पैटर्न है नहीं, ऑब्जेक्ट तक आ रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट तक आ रहा है, मतलब ये 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 कॉमन। अब ये क्या है? एडजेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये पता होता है, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये क्या बोलो? हाँ, कॉम्प्लीमेंट। कोई बात नहीं, अभी आपको जानकारी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्या है? एडजेक्ट है, मतलब एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब के भी प्रकार है, तीन प्रकार की एडवर्ब होती है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसी है भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस को बता रही है कि राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कॉम्प्लीमेंट होता कैसा है। तो ये जानकारी आपको एक वाक्य को पूरा तोड़ना आना चाहिए, आपको एक वाक्य को पूरा आपको तोड़ना आना चाहिए, एक एक का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब पढ़ने का आनंद आएगा। ये तो अभी अपन ने मोटी बात सीखी, लेकिन इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं अंग्रेजी के अंदर, क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के भाग। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कितने होते हैं अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच? बताओ कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है कि ये जैसे अंडरलाइन कर दी, बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सब्जेक्ट ये तो इसका पार्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एक वर्ब। ये 8 भाग है। अब आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए, आठों ही भागों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये राम क्या है। हाँ, तो ये आपको नाउन, ये ध्यान होना चाहिए कि ये नाउन है। क्यों? तो ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट अक्सर कौन होता है। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें से सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई दूसरा कभी आएगा नहीं। अब ये आपको पता चल गया ये क्या है? ये वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको पूछा कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? ये क्रिकेट। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो अभी आपको ये भी पता नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसके सिवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी आता नहीं है। हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, सॉरी, या नाउन होगा या प्रोनाउन। तो ये क्रिकेट क्या है? क्रिकेट नाउन है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ये? नाउन। तो आपको परीक्षा के अंदर ऐसे दे दिया, अंडरलाइन कर दी और फिर पूछा कि बताइएगा अंडरलाइन किया हुआ वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, या नंबर 3 वर्ब है, या एडवर्ब है। ऐसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य का भाग, वाक्य के कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये सारी जानकारी आपको होगी, तभी अंग्रेजी पढ़ने का आनंद आएगा। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। मैं सीधा टॉपिक पे चला जाऊं
और मैं तो अभी लिखा दूंगा, टॉपिक तुम लिख दोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आगे पढ़ने का आनंद आएगा और चीज को सीखेंगे। अब लो, ये क्या है? इन द ग्राउंड, ये क्या है? तो इसके अंदर देखो, ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, ये पूरी एक है। इन द ग्राउंड, खेल मैदान में, ये मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये किससे मिलके बनी है? ये प्रेपोजिशन है इन, ये आर्टिकल है, और ये क्या है? ये भी नाउन है। ग्राउंड क्या है? नाउन है। लेकिन ये तीनों साथ में मिलकर क्या बनती है? एडवर्ब। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज, शब्दों का समूह। ये शब्दों का समूह है। इन द ग्राउंड, खेल के मैदान में। समझ रहे हो? तो ये जब भी कोई प्लेस या समय या कोई मैनर बताया जाए तो वो एडवर्ब होती है। तो ये मैंने एक आपको तरीका बताया कि इस प्रकार आपको चीजें तोड़नी आनी चाहिए। हर एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं है। और ये पता नहीं होगा तब फालतू का पढ़ने से कोई आनंद आने वाला नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अपन वाक्य के भागों के बारे में बात करेंगे। और वाक्य के भाग मैंने आपको बताया कि सबसे पहला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा भाग अपन उसको प्रेडिकेटर या क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये तीसरा भाग जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। चौथा भाग अपन ने बात की कि कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसको अपन एडजंक्ट कह सकते हैं, एडजंक्ट या एडवर्ब कह सकते हैं। ये मुख्यतः एक वाक्य के 5 भाग होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 2 चीज होनी वाक्य में जरूरी है, उसके बिना वाक्य बनता नहीं है। ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए इन दूसरी चीजों का अपन लोग सहारा लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन छोटा से छोटा पैटर्न ये है एस वी या एस पी, सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बिना वाक्य का निर्माण होता नहीं है। तो ये अपन बात करने वाले, एक एक की अपन लोग बात करते हैं। और क्या है, अच्छे से थोड़ा सा नहीं तो अपन सीधा ही बात कर देते हैं, ज्यादा इसमें समय ले तो ठीक, नहीं तो सीधी बात कर लेते हैं। आपको कितना ही लेंगे तो भी करनी पड़ेगी। तो लिखो, चलो, एक नंबर 1 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है? आपको अच्छे से आप जानते हैं कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। मतलब कौन होता है ये? कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाले को अपन सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को अपन दूसरे शब्द के अंदर डूअर भी कह सकते हैं। डूअर, डू मीन्स करना, ईआर पीछे, मतलब करने वाला। सब्जेक्ट को अपन क्या कह सकते हैं? डूअर भी कह सकते हैं। और सामान्य जानकारी बता रहा हूं, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाके। सब्जेक्ट अक्सर कौन होता है? ये नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है भाई? नाउन या नाउन या प्रोनाउन। ये अक्सर क्या होता है? या तो होती है संज्ञा, ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सर्वनाम होता है। संज्ञा या सर्वनाम ये होता है, इसके सिवा सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी आता नहीं है। अंग्रेजी के लगभग 80 से 90% जो वर्ड्स हैं वो प्यारे विद्यार्थियों क्या है? नाउन है। और नाउन के स्थान पर आने वाले जो वर्ड्स हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर आते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो अक्सर सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा कौन आएगा? नाउन या प्रोनाउन। तो ये एक बात। पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन करता है। अब रही बात कि ये सारी बातें आप लोग पढ़ के आए, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी बात आप पढ़ के आए। फिर भी मैं आपको अच्छे से यदि थोड़ा सा सरल भाषा में यदि बताऊं तो संज्ञा जो होती है, जिसके बारे में भी आप सोचें और आपके माइंड के अंदर उसकी पिक्चर बन जाए, वो सारी संज्ञा है। वो सारी क्या है? संज्ञा है। जिसके बारे में भी आप सोचें, जैसे आपने पेन के बारे में सोचा, पिक्चर बन रही है माइंड में, ये संज्ञा है। कि जिसके बारे में आप सोचें और आपके दिमाग के अंदर उसकी पिक्चर बन जाए,
वो बस बैग है, कोई भी लड़का लड़की, टेबल कुर्सी, कुछ भी जिसके बारे में आप सोचे उसकी पिक्चर बन जाए, मोटा मोटा वो अपन उसको क्या कह सकते हैं, नाउन परिभाषित उसको कर सकते हैं। तो आपको इतनी सी जानकारी रखनी है कि सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है, उसको अपन डूअर भी कह सकते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन होता है। अक्सर ये जानकारी होनी आपको अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, जैसे ये परीक्षा के अंदर इस प्रकार से भी आपके इसमें आ सकते हैं, पैटर्न के रूप में आ सकते हैं, या अंडरलाइन करके बताया जा सकता है, जैसे ये आया। बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने ये वाक्य दे दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, और अंडरलाइन करके मैंने आपको पूछा कि ये क्या है। मैंने अंडरलाइन आप करके आपको पूछा, ये मैंने अंडरलाइन करके आपको पूछा कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है प्यारे विद्यार्थियों, वो बताइएगा नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। हाँ तो बताओ क्या है। बताओ। ये देखो, सबसे पहले पैटर्न को समझिएगा, ये क्या है पहले देखो, ये पढ़ो, ये देखो ये क्या, इज क्या है, वर्ब है। प्यारे विद्यार्थियों देखना, अभी बड़ा आनंद आएगा आपको कि इज क्या है, आपने बोला वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि वर्ब भी दो प्रकार है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ये दो चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों, दो दो चीजें हैं। तो अब मैं आपको अगला मेरा प्रश्न होगा कि चलो आपने पता कर लिया, शाबाश, अच्छी बात है कि ये वर्ब है। मेरा प्रश्न होगा कि ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। अगला मेरा प्रश्न है कि ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो बताइएगा कौन सी है। हाँ शाबाश, आप लोग क्या कह रहे हैं, ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है रे प्यारे विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी बोलो, कौन सी है रे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, बस इसीलिए आप लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए आए हैं, समझ रहे हो। नहीं हमें कौन पूछता भाई, हम घर पे ही बैठे रहते, यदि आप इतना सही सही जवाब दे देते तो हमें कौन पूछता है यहाँ आके, आइए भाई भरत जी अंग्रेजी पढ़ाइए, हैं। तो सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपका और मेरा साथ रहा तो आपको आनंद आएगा पढ़ने का। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपके मतलब ऐसे जो आपके अंदर जो कमजोरी है वो दूर करने का प्रयास करूंगा, और एक बार यदि ढंग से आपने पढ़ लिया तो ईमानदारी से कह रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ने का आनंद आ जाएगा आपको, याद करोगे कि हमने अंग्रेजी पढ़ी। अब प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर इस सही है ये, आप क्यों कि आपको इतनी जानकारी, आपने इतना ही पढ़ा, क्योंकि अभी तक आपने ढंग के टीचर से या ढंग से आपने अभी तक पढ़ा नहीं, समझ रहे हो ना, इसलिए ये। अब बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, चलो मान ली आपकी बात हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब कहाँ है, या भाई सुनो पहले तो ये इज एम आर कौन से टेंस में आते हैं, शाबाश, कौन से टेंस में आते हैं रे भाई, ये लो, ये प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। आपने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर सर इज एम आर आता है, तो इज एम आर के साथ और क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यू में, आईएनजी आता है, शाबाश बहुत बढ़िया, आईएनजी फॉर्म आती है। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये बताओ, ये मुझे बताओ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू क्यों नहीं है जी, इसमें आईएनजी नहीं है, इसलिए ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि आप ईजेएमआर को देखते ही सीधा कहाँ जाते हो, कंटिन्यू के पास जाते हो, आगे की कहानी को आप देखते ही नहीं हो कि इसमें आईएनजी नहीं है तो ये कंटिन्यू नहीं है। तो अब आपने कहा ये सिंपल है, तो सिंपल कैसे हुआ बेटा,
ये बताओ। आपने कहा कि ये सिंपल है, तो सिंपल कैसे हुआ? आपने टेंस में प्रेजेंट सिंपल में ईजेएमआर पढ़ा क्या? बोलो। अब बिल्कुल आपका आंसर सही है, लेकिन आपको जानकारी अभी इसकी पुख्ता परफेक्ट नहीं है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे? अब सुनना। ये जो अपन ने कहानी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से शुरू की थी, क्या आपने देखा? ये इसको देखो, इसको देखा आपने? इसको देखते ही आपने कहा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब थी प्यारे विद्यार्थियों। तो अब सुनो, आपने देखा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं है। अब सुनो, अब ये क्या लफड़ा होता है सुनिएगा अक्सर, कि अपने अंग्रेजी के अंदर 24 हेल्पिंग वर्ब है। कितने हेल्पिंग वर्ब है प्यारे विद्यार्थियों? 24। और टेंस के अंदर 11 हेल्पिंग वर्ब है, प्लस 13 क्या है? मॉडल है। 13 क्या है भाई? मॉडल है। 13 जो है मॉडल है, 11 हेल्पिंग वर्ब है। ये 11 हेल्पिंग वर्ब डबल काम करती है। ये 11 हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? डबल काम करती है। डबल कैसे? ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। अब देखो, ये यहाँ पर किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का नहीं, मेन वर्ब का काम कर रही है। समझ गए? तो ये इज क्या है? मेन वर्ब है प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से इस बात को समझ लेना जो मैं अभी बोल रहा हूं। जब भी किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जब भी किसी वाक्य में मेन वर्ब नहीं हो, कोई वाक्य है और उसमें यदि मेन वर्ब नहीं है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वो मेन वर्ब बन जाती है। वो क्या बन जाती है? मेन वर्ब। समझ गए मेरी बात? यदि यहाँ पर आईएनजी होता तो ये क्या होती? हेल्पिंग वर्ब होती। यहाँ आईएनजी मतलब मेन वर्ब नहीं है, तो ये स्वयं मेन वर्ब बन जाएगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये बोलो? फर्स्ट फॉर्म है। इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल बना। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म लगती है बोलो? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है। ये सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं। ये तो मैं अभी तो शुरू बात की है मैंने। ये सारी टेंस के अंदर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने यदि टेंस अच्छे से पढ़ लिया, मतलब ये अंग्रेजी ग्रामर की आत्मा है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की बातें आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो देखो सर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये बात एक शुरू की थी। अब मैंने यहाँ से प्रश्न किया था, लेकिन मैंने दूसरा प्रश्न आपसे कर लिया। मैंने आपको चेक किया कि आपको नॉलेज कितना है। तो ये ऑनेस्टी के नीचे मैंने अंडरलाइन की और फिर मैंने आपको कहा ये क्या है। तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं ये प्रोनाउन है। हाँ, हो सकता है क्या प्रोनाउन? सुनो, ये पहले तो बताओ, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले हमेशा क्या होता है? ये सब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। और इसीलिए मैंने ये लिखाया कि सब्जेक्ट अक्सर कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो आपको पता है कि प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन के स्थान पे लगता है। ये ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी। तो ये क्या है भाई? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। ये नाउन है क्योंकि एडजेक्टिव विशेषण सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता है। सब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव अपन ने पढ़ा। अभी इसने देखो कहा कि एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। बस ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा था कि आपके दिमाग में दूसरी बातें फिर आने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट मींस वो होगा नाउन या प्रोनाउन। हाँ, और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी जैसे ऑनेस्टी है, उनकी इमेज नहीं बनती है। ठीक है ना? ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के कितने भाग है? 5 भेद है। आप अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि पूरा अंग्रेजी के अंदर ये नाउन ही पूरा खेल चलता है इसका। इसके 5 भेद है, सी, पी, एम, सी और ए। ये इसके 5 भेद है। आप इसको सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। CPMC है, मतलब सीपी नाम का कोई विद्यार्थी है जो कंप्यूटर के अंदर एमसीए किया हुआ है। तो देखो, सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन नाउन होता है। इसका मतलब होता है क्या? प्रॉपर, प्रॉपर होता है। और ये होता है मटेरियल। क्या होता है भाई? मटेरियल होता है ये।
और ये क्या होता है, कलेक्टिव होता है। क्या होता है, कलेक्टिव। ये कलेक्टिव होता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बोलते हैं भाववाचक, ये है कॉमन जातिवाचक, ये क्या है बोलो व्यक्तिवाचक, ये क्या है पदार्थवाचक, ये है समूहवाचक और ये है भाववाचक। तो सुनिएगा अच्छे से, ये है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है व्यक्ति। व्यक्ति कौन, जैसे ये राम, गीता, सोन, मोहन, कोई भी नाम दे दो वो बन जाएगा प्रॉपर। नाम को हटा दो वो बन जाएगा कॉमन। ये राम नाम दे दिया प्रॉपर बन गई, नाम हटा दो कॉमन बन जाएगा। समझ में आ गई बात। कोई भी, जैसे जोधपुर, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। ओसिया प्रॉपर नाउन, लेकिन मैंने ओसिया को नाम हटा दिया तो क्या कहूं, सिटी। शहर कहूं शहर, सिटी कहूं विलेज कहूं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, राधा नाम दे दिया, नाम हटा दिया गर्ल, तो क्या बन गई, गर्ल बन गई कॉमन, और ये प्रॉपर। तो ये दोनों चीजें हैं विशेष रूप से। अब मटेरियल, मटेरियल मीन्स पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों, सॉलिड, लिक्विड, ये सब इस मटेरियल में आते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह का बोध होता है, जैसे आर्मी, क्लास, जिससे समूह का बोध हो। ठीक है, झुंड जैसे अलग अलग होते हैं, दर्जन जैसे ये झुंड है। तो ये मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ये जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो ऑनेस्टी है वो क्या है, भाववाचक। भाववाचक ये ऐसा नाउन होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा नाउन होता है जिसको अपन न तो सी कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं। न तो देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं। क्या ईमानदारी को देख सकते हैं, कोई इंसान कितना ईमानदार देख थोड़ी सकते हैं। क्या ईमानदारी को टच कर सकते हैं, नहीं। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी है, म्यूजिक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, विजडम है, बुद्धि है। तो ये हाँ महसूस कर सकते हैं, न तो उनको देख सकते हैं, न सी कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं। ऐसे सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे ये वर्ड आया था ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी के नीचे अंडरलाइन कर दी, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट अक्सर प्यारे विद्यार्थियों कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को तो आप जानते ही हो, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर विशेष रूप से वही काम आता है, ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये मतलब ये 7 है। ये पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल है, ये इसको अपन और आगे पढ़ेंगे तो वही प्रोनाउन ज्यादातर काम आते हैं। जैसे ये राम है, राम की जगह मैं ही लगा दूं, गीता होगी तो सी लगा दूंगा, क्योंकि प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन के स्थान पर आने वालों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो अपन ने देखो यहाँ से बात शुरू की थी अपन ने कि भाई ये क्रम है। फिर अपन ने सेंटेंस की बात शुरू की, और सेंटेंस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि ये स्पो का मतलब एक वाक्य के ये भाग होते हैं 5, 5 भागों के अंदर अपन ने आगे पढ़ना शुरू किया। और फिर ये कहा कि पहला भाग अपन ने सब्जेक्ट की बात की, और सब्जेक्ट अक्सर क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ये अपन ने जानकारी ली। उसके बाद अपन ने ये नाउन के बारे में थोड़ी सी बात की कि भाई ये नाउन होता क्या है। अब अपन जैसे सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट दूसरी बात आप लिखिएगा वर्ब। वर्ब जिसको आप बोलते हैं क्या, क्रिया। और ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की प्यारे विद्यार्थियों ये होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अच्छे से देखो, ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज है। कोई भी विद्यार्थी अभी तक उसको अंग्रेजी में यदि कमजोरी महसूस हो रही तो अपन ये बेसिक चीजें कर रहे हैं ताकि अपन अच्छे से सीख लें। तो पहली कौन सी होगी बोलो, हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, मेन वर्ब होती है। क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। तो ये क्या होती है मुख्य क्रिया, क्या होती है सहायक क्रिया,
ये अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इनको आप समझेंगे तो फिर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका नाम ही है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और इसके बिना अपन कोई भी वाक्य का निर्माण कर नहीं सकते। बोला कि क्लोज, क्लोज के अंदर भी एक मेन वर्ब होनी चाहिए, सेंटेंस के अंदर भी एक मेन वर्ब होनी चाहिए, और यदि वाक्य के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो वाक्य ही नहीं। इसीलिए मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि जो अपन को सहायक क्रिया की तरह नजर आ रही है, वाक्य में मेन वर्ब नहीं होने पर हेल्पिंग वर्ब स्वयं क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। तो ये मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट वाली जो मैंने बात अभी आपको बताई है, तो वही बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले बताई कि किस प्रकार से वो मतलब बदल जाती है या बन जाती है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर और अपन अच्छे से जहाँ से रुके हैं वहां से पढ़ना शुरू करेंगे।